क्या हालचाल बच्चा लोग। तो देखो, हमारा चैप्टर नंबर 10th जो था ना, और क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 जो था ना बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो हम लोग पढ़ रहे थे। चैप्टर नंबर 4 का नाम क्या था? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसका एक लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने क्या पढ़ा था कि कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक होगी या नहीं। मैंने आपको बताया था कि टाइप 1 के क्वेश्चंस हमने आज सॉल्व कर लिए थे। तो होपफुली मैंने जो होमवर्क दिया था वो सब लोगों ने कंप्लीट कर लिया होगा, है ना। कि आपको एनसीईआरटी का जो पहला एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 4.1, वो सॉल्व करना है और आपको चेक करना है कि कौन सा इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, कौन सा इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं है। तो इतना सब लोगों ने कर लिया होगा। तो वेलकम टू द एडू स्मार्ट इंस्टीट्यूट और उसके डिजिटल प्लेटफॉर्म एडू कनेक्ट पे हम लोग हमारा चैप्टर नंबर 4 जो है 10th स्टैंडर्ड का, वो चालू कर दिए थे, है ना। ये चैप्टर बेटा 5 to 6 मार्क्स का है, ये याद रखना है, तो मतलब अच्छा वेटेज है। तो अगर 1 2 3 4 की बात करें तो 1 2 3 4 मिला के अभी तक हम लोग 22 नंबर का लगभग कवर कर चुके हैं, है ना। अप्रोक्सीमेटली 22 नंबर का हमारा कवर हो चुका है। तो अब आगे चलते हैं ना, कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्यूशन, व्हाट इज द रूट, है ना। सॉल्यूशन का दूसरा वर्ड भी हम लोग यूज कर सकते हैं, इसको हम लोग रूट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? रूट्स। तो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? तो हमारी बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती थी? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये क्या होती थी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और मैंने आपको बोला है बाय डिफॉल्ट a नॉट इक्वल टू 0 मान के चलना है, मैं लिखूं चाहे नहीं, है ना। a नॉट इक्वल टू 0 होगा ही होगा। ये क्यों होगा? ये सब हमने पढ़ा दिया है, बता दिया है आपको अच्छे से। तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। और इसके जैसा हमने जब पढ़ा था तो पॉलिनोमियल चैप्टर में हमने वहां पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिस्कस किया था, जहां पे डिग्री कितनी होती है इनकी? 2। तो हमने बेटा ये चीज एकदम क्लियरली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पढ़ ली थी कि अगर डिग्री 2 है तो उसके जीरोज भी क्या कितने होंगे बेटा? जीरोज भी कितने होंगे? 2। और जीरोज जो होते हैं ना, वही यहाँ पे इक्वेशन के अंदर जो जीरोज होते हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोल देते हैं? सॉल्यूशन या फिर रूट्स। तो इसका मतलब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम रूट्स कितने हो सकते हैं बेटा? 2 रूट्स हो सकते हैं, ठीक है। और अब इनको फाइंड कैसे करेंगे? तो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? सॉल्यूशन का मतलब होता है द वैल्यूज ऑफ एक्स। ये किसी भी इक्वेशन की बात कर रहा हूं बेटा। द वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स का मतलब जो हमारा वेरिएबल दे रखा है हमको, तो द वैल्यूज ऑफ एक्स विच सेटिस्फाइज द इक्वेशन, है ना, आर द रूट्स और सॉल्यूशन ऑफ आर एनी इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक के कितने होंगे बेटा? 2 रूट्स होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है? 2 डिग्री है। और इसको सॉल्व करने के लिए हमने कौन सा मेथड पढ़ा था बेटा? फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ा था, जिसको हम लोग क्या बोलते थे? मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड, है ना, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। ये हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। तो वही मेथड हमको दोबारा से यहाँ पे भी यूज में लेना है। और उसके बाद हमने एक और चीज पढ़ी थी वहां पे, कि रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कॉफिशिएंट्स। तो वहां पे जो ax² प्लस bx प्लस c जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, है ना, उसके हमने अल्फा और बीटा 2 जीरोज माने थे। तो यहाँ पे हमने अल्फा और बीटा को क्या मान लिया? रूट्स मान लिया। तो यहां से हमने एक रिलेशन पढ़ा था बेटा, अल्फा प्लस बीटा कितना होगा? -b/a। और अल्फा बीटा कितना होगा? c/a, है ना। अल्फा प्लस बीटा कितना होगा? -b/a। और अल्फा बीटा कितना होगा? c/a। इसको क्या बोलते थे? इसको बोलते थे सम ऑफ जीरोज। बट यहाँ पे बोलेंगे सम ऑफ रूट्स। क्या बोलेंगे? सम ऑफ रूट्स। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? इसको बोलेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, बट यहाँ पे बोलेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है बच्चा लोग। तो ये हमने ऑलरेडी सब कुछ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर पढ़ा हुआ है। तो मैंने आपको बोला भी था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो चैप्टर है ना, जो हमारा चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल, जिसमें हमने मोस्टली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे ज़्यादा डील किया है, वही चैप्टर अगर समझ में आ गया वो चैप्टर हमारा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पहले और दूसरे एक्सरसाइज तो बड़े ही आसान हैं, है ना, बहुत आसान है, क्योंकि वही सब चीज़ें रिपीट होने वाली हैं। ठीक है। तो अब हमारे यहाँ से टाइप 2 क्वेश्चंस जो है ना बेटा, वो चालू हो जाएंगे। तो टाइप 2 क्वेश्चंस किस किस पे बेस्ड होंगे? पहली बात तो हमारे सॉल्यूशन पे बेस्ड होंगे, है ना, कि आप सॉल्यूशन फाइंड करके बता दो। या दूसरी चीज हमारे वो किस पे बेस्ड होंगे? रिलेशन पे बेस्ड होंगे। रिलेशन का मतलब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, है ना। और तीसरा वो वर्ड प्रॉब्लम भी हो सकती है,
और वर्ड प्रॉब्लम में वो हमसे उस अननोन टर्म की या अननोन क्वांटिटी की क्या पूछ रहा होगा, वैल्यू पूछ रहा होगा। तो ये टाइप 2 के अंदर आएगा। और फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे टाइप 3 पे, वो एक सेपरेट टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जो कि डिटेल में फिर 11th क्लास में भी आता है ना, 11th की स्टार्टिंग में ही वो आ जाता है। ठीक है, अच्छा यहां से अगर मैं एक और चीज आपको नोट करनी है तो नोट कर सकते हो कि एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose रूट्स आर अल्फा एंड बीटा, वो क्या होगी बेटा, अपन को पता है क्या होती है वो, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। और अब यहां पे क्या लग जाएगा, बराबर 0, बिकॉज वी आर डीलिंग विद इक्वेशन। हम लोग किससे डील कर रहे हैं, इक्वेशन से। हम लोग यहाँ पे पॉलिनोमियल की बात नहीं कर रहे, चीजें सारी की सारी वही हैं, बस इक्वेशन में इक्वल टू का साइन और आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे टाइप 2 के क्वेश्चन चालू करते हैं हम लोग। तो पहला सवाल आपको दिख रहा है आपके सामने, फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखो बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दे रखी है, 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 4 बराबर 0। इसका हमको क्या फाइंड करना है, फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो आपको पता है अगर मैं इसके रूट्स अल्फा और बीटा मान लेता हूं तो मेरे लिए क्या हो जाएगा, सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा बेटा, अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा हमने क्या बना है, क्या पढ़ा है बताओ, माइनस बी बाई ए। अल्फा बीटा क्या पढ़ा है बेटा, सी बाई ए। अब यहां से देखो ए बी सी ढूंढना है हमको, तो ए कितना होगा, 2 होगा, बी कितना होगा, -9, और सी कितना हो जाएगा, 4। तो यहां पे वैल्यू पुट कर देते हैं, बी की जगह क्या लिख देंगे, -9 है ना, अपॉन ए की जगह कितना आ जाएगा, 2। तो ये बेटा कितना आ गया, 9/2। सी की जगह कितना लिखोगे, 4, और ए की जगह कितना लिखेंगे, 2। तो ये कितना आ गया, 2। तो आंसर क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा भी आ गया और अल्फा बीटा भी आ गया। तो बड़ा सिंपल है कि नहीं, गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आप साइन पुट कर रहे हो, देखो यहाँ पे -b लिखा हुआ है, b मेरा ऑलरेडी नेगेटिव है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी है। बताओ समझ में आ गया कि नहीं आ गया, समझ में आ गया ना, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा। ठीक, नेक्स्ट देखो, अभी मैंने एक सवाल लिया है कि द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये एक इक्वेशन दे रखी है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इसके क्या निकालने हैं हमको, रूट्स निकालने हैं। क्या निकालने हैं बच्चा लोग, रूट्स निकालने हैं। तो रूट्स निकालने के लिए क्या करोगे, तो इसमें हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड लगाएंगे। कौन सा मेथड लगाएंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। तो उसके लिए मैंने क्या पढ़ाया था, ए बी सी लिख लो। ए कितना है 1, बी कितना है 3, और सी कितना है बेटा -10। नाउ फाइंड ए सी। तो ए सी कितना आएगा, ए और सी को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा -10, और बी को मैंने बोला था एक बार रिपीट कर लेना 3। अब इस 3 के 2 टुकड़े करने हैं ना, इस 3 के 2 टुकड़े करने हैं, जिनको मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए -10 और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे आना चाहिए 3। तो देखो 5 2 जा 10 होता है, तो 5 और 2 का डिफरेंस भी 3 होता है, ये भी समझ में आया। और 5 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 भी आएगा। अब माइनस लाना है और इसको प्लस लाना है, तो जो बड़ा वाला है वो प्लस का ले लो, छोटा वाला माइनस का ले लो। बताओ होगा कि नहीं होगा फैक्टर। तो इसका मतलब यहां से हमारे फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। और अब यहां से दो दो क्या बना लेंगे बेटा, पेयर बना लेंगे। देखो सारी की सारी चीजें कॉपी पेस्ट हो रही हैं जो हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में किया था। बताओ हो रही है कि नहीं हो रही। तो अगर आपको वो लेक्चर्स समझ में आ गए थे तो ये आराम से समझ में आ रहे होंगे। तो पहला फैक्टर हो गया x प्लस 5 और दूसरा फैक्टर हो गया बेटा x माइनस 2, है ना। तो x का वैल्यू क्या क्या आ गया, x का वैल्यू आ गया -5, है ना। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, अगर लिखना है तो पूरा कैसे लिखेंगे, है ना। तो यहां से लिख देंगे 4 रूट्स या 4 सॉल्यूशंस। तो बेटा देखो दो फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो, और दोनों का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब पहला फैक्टर 0 के बराबर होगा और दूसरा भी 0 के बराबर होगा। तो यहां से x का वैल्यू कितना आ गया -5 और यहां से x का वैल्यू कितना आ गया 2, है ना। तो दो हमारे सॉल्यूशन आ गए, एक अल्फा हो गया और एक बीटा हो गया। समझ आया कि नहीं आया। तो ये एक प्रोसेस है और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा लोग, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड, है ना। क्या बोलते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड, जो कि किसका पार्ट है, फैक्टराइजेशन का पार्ट है ना। ये हमने क्या किया, इसको फैक्टराइज कर दिया, इसके क्वाड्रेटिक को हमने लीनियर में फैक्टराइज कर दिया, इसलिए इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा, फैक्टराइजेशन भी बोलते हैं। समझ आ गया होगा।
है ना, आ गया ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब देखो ये एक वर्ड प्रॉब्लम है, मैंने आपको मिक्स प्रॉब्लम्स ले रहा हूँ, है ना, जिससे कि आप जब अपना एनसीईआरटी या आप अपना टॉपिक का कोई भी सवाल सॉल्व करने लगोगे या बैठोगे अपने से, तो आपको वो चीज़ें याद आनी चाहिए कि हाँ ऐसा ऐसा हमने पढ़ा था, ऐसा ऐसा हम लोग कर सकते हैं। द सम, इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब ये एक्चुअली इतना बड़ा सा सवाल दे रखा है, बट आपको इसमें से इक्वेशन बना के ढूंढना है कि क्या है ना, इतना बड़ा सवाल है तो कंफ्यूज नहीं होना है। और ऊपर से इक्वेशन में भी आपको ऐसा कंफ्यूज नहीं होना है कि सर इतनी बड़ी सी इक्वेशन दे रखी है तो कैसे लिखूंगा, कैसे करेंगे, ठीक है कि नहीं। तो अब सुनो, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, चाहे एक्स में हो चाहे वाई में हो। तो यहाँ पे ये वाई में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। नो व्हाट अबाउट ए कौन होता है बेटा, जो डिग्री 2 वाला टर्म है उसका कॉफिशिएंट। तो ए बराबर कौन हुआ के, बी बराबर कौन हो जाएगा -11, और सी बराबर कौन हो जाएगा बताओ, सी बराबर कौन हो जाएगा के -23। सी बराबर क्या हो जाएगा के -23। अब हमसे देखो यहां से हम लोग अपनी इक्वेशन फॉर्म करना चालू करते हैं। इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो सम ऑफ रूट्स को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं हमारे लिए, अल्फा प्लस बीटा। तो सम ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 13/21 मोर देन प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो 13/21 मोर देन है, इसका मतलब ऐसा हो गया कि नहीं होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में मैंने क्या जोड़ दिया 13/21। तो ये हमारा अकॉर्डिंग टू इक्वेशन हो गया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो गया। अब फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तो अल्फा प्लस बीटा हमारे लिए क्या होता है बेटा, माइनस का बी बाई ए, अल्फा बीटा क्या होता है बेटा सी बाई ए, और प्लस 13/21। क्लियर हुआ। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, तो b का वैल्यू कितना है -11, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 11 हो गया। a का वैल्यू कितना है बेटा k, तो ये k आ गया, बराबर c कितना है, c है हमारे पास k -23, तो k -23 और अपॉन में k। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, और प्लस 13/21। ठीक है ना बच्चा लोग। अब क्या करोगे, एलसीएम लोगे, तो k इंटू 21, एलसीएम आ गया 21, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 21 इंटू k -23, और यहां से क्या आ जाएगा 13k। देखो ये k से ये k क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, क्योंकि k तो जीरो हो नहीं सकता, तो k को क्या कर दिया हमने कैंसिल आउट कर दिया। ये 21 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा, तो 11 इंटू 21 बराबर, यहाँ पे कितना आया 21k -21 इंटू 23 और प्लस 13k। ठीक है, तो 21k और 13k मिलके कितना हो गया, इसको एज इट इज ही रहने देते हैं, 11 इंटू 21 बराबर है ना 21k और 13k कितना हो जाएगा बताओ, 3 और 1 4, 2 और 1 3, तो 34k -21 इंटू 23। ठीक है, अब k का वैल्यू निकालना है तो इसको इधर ले आते हैं, है ना, इसको किधर ले आते हैं, इस साइड ले आते हैं। तो मैं कैसे लिख रहा हूँ इसको, देखो तो जरा एक नया पेज ले लेते हैं, नेक्स्ट पे हाँ क्वेश्चन है तो हम लोग प्लस कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या आया था 11 इंटू 21, इस इक्वेशन को मैं रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पे, 11 इंटू 21 इज इक्वल टू 34k -21 इंटू 23, 34k -21 इंटू 23। अब सुनो, मैंने इसको क्या किया इधर ले आया, तो क्या हो जाएगा बेटा ये प्लस हो जाएगा 21 इंटू 23 बराबर 34k। ठीक है ना, 21 देखो कॉमन आ रहा है, और 11 प्लस 23 करेंगे तो फिर से 34 हो गया, और 34k, 34 से 34 कैंसिल आउट हो गया, तो k का वैल्यू कितना आ गया 21 आ गया। k का वैल्यू कितना आ गया 21। तो आपको उसको सॉल्व करने का तरीका भी देखना है कि मैंने देखो इनको मल्टीप्लाई नहीं किया, बिकॉज टर्म्स जो है ना बेटा सेम थी दो दो, तो उसमें क्या हुआ 21 कॉमन आ गया, और डायरेक्टली 34 से 34 क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। तो इस तरह से थोड़ा सॉल्यूशन को भी हमको देखना है कि आपको बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत तो नहीं पड़ रही है। ठीक है ना, बताओ समझ में आया कि नहीं आया, इक्वेशन बनाना कैसे, इक्वेशन बनाई हमने अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा बीटा में जो रिलेशन दे रखा था उसको हमने किस तरह से रिप्रेजेंट किया। आपको सिंपल क्वेश्चन को रीड करना है, और उस रीड करके क्वेश्चन को समझ के उसको मैथमेटिकल फॉर्म दे देनी है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट अगला सवाल देखो, ये अच्छा सवाल है ना। 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स आर सच दैट, 3 कॉन्जिक्यूटिव, तो सबसे पहले मेरे को ये बताओ बेटा कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कौन से होते हैं।
व्हाट आर द कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है जो एक के बाद एक आते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 है ना, 5 6 7 10 11 12। तो ये क्या हुआ, एक कॉन्जिक्यूटिव नंबर हुए कि एक के बाद एक नंबर आ रहे हैं, ठीक। तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर कितने लेने, 3 नंबर लेने, सच दैट द स्क्वायर ऑफ द मिडिल नंबर, बीच वाले का स्क्वायर, एक्सीड्स, एक्सीड्स का मतलब होता है ज्यादा होना, मल्टीप्लाई नहीं है, दिस इज अ प्लस, एक्सीड्स द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर, दोनों के जो रिमेनिंग 2 नंबर्स हैं उनके स्क्वायर्स का डिफरेंस से कितना ज्यादा है बताओ, 60 ज्यादा है। तो आपको नंबर्स फाइंड करने हैं, तो जो चीज बेटा फाइंड करनी होती है ना उसी को हम लोग मान लेते हैं। तो हमको नंबर्स फाइंड करने हैं, तो हमने मान लिया कि लेट द नंबर्स आर। तो बेटा क्या मानोगे, एक अगर x है तो दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 1, और तीसरा क्या हो जाएगा x प्लस 2, क्योंकि आपको कैसे नंबर्स लेने हैं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लेने हैं। इज इट क्लियर कि नहीं, एक एक जुड़ गया, दो तीनों में क्या हुआ, x x प्लस 1 x प्लस 2। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया है कि बीच वाला जो नंबर है, स्क्वायर ऑफ द मिडिल नंबर, तो स्क्वायर ऑफ द मिडिल नंबर इसका स्क्वायर किया, दिस एक्सीड्स बाय 60। तो एक्सीड्स बाय 60 है तो मैंने क्या कर दिया, -60, क्योंकि कम कर दो, है ना। और किससे 60 कम हो रहा है, किस में 60 ज्यादा था, तो हमने इधर कम कर दिया, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर 2। तो बेटा स्क्वायर्स का डिफरेंस जब माइनस करोगे तो बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले नंबर को ही माइनस करोगे कि नहीं करोगे। तो क्या लिखोगे, x प्लस 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर इधर लिखना था तो फिर +60 कर देना था, अगर आपको ये चीज इधर लिखनी है तो क्या कर देंगे, प्लस का 60। समझ में आया। तो इसको खोलेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और इधर हो गया माइनस का 60, ठीक है। इधर जब इसको खोलेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो कट गया कि नहीं कट गया, है ना, बिल्कुल कट गया। अब देखो यहां से इन सब चीजों को इधर ले आते हैं, तो ये क्या बचेगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर। जब इधर से इधर आओगे तो कितना हो जाएगा बेटा, माइनस का 2x, ठीक है। ये प्लस का 2x है, जब ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 4x, तो माइनस का 2x बचेगा। और ये कितना हो गया, माइनस का 4, और माइनस का 4, और ये हो गया माइनस का 64, तो और प्लस का 1 तो कितना हो गया, माइनस का 63। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताओ। तो यहां से अब इसके फैक्टर करने हैं, तो देखो बेटा मैं डायरेक्ट फैक्टर कर दूं, 63 मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए, गैप 2 का आना चाहिए, तो 9 और 7 हो सकता है ना। तो माइनस का 9x ले लिया और प्लस का 7x ले लिया, क्योंकि माइनस का 2 हमको चाहिए। बताओ होगा कि नहीं होगा फैक्टर। और आपके दो फैक्टर आ गए बेटा, एक आ गया x माइनस 9, एक आ गया बेटा x प्लस 7। नाउ x का वैल्यू यहां से कितना आया, x का वैल्यू यहां से आ रहा है 9, यहां से x का वैल्यू आएगा -7। दिस विल बी नेग्लेक्टेड, इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे। क्यों कर देंगे, कौन बताएगा मेरे को। दिस विल बी नेग्लेक्टेड, व्हाई इट इज नेग्लेक्टेड, ये नेग्लेक्ट क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमको नेचुरल नंबर की बात करनी है। किसकी बात करनी है, नेचुरल, और नेचुरल नंबर में नेगेटिव नंबर्स नहीं होते। तो x बराबर 9 हमारा आंसर हो गया। बट हमारे नंबर्स कौन कौन हो जाएंगे, नंबर्स हो जाएंगे 9 10 और 11। ये हमारे 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हो जाएंगे, बिकॉज x 9 आया तो 9 प्लस 1 और 9 प्लस 2। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताओ। तो अच्छा सवाल है, थोड़ा सोचने पे मजबूर करेगा आपको, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, अ पोल हैज टू बी इरेक्टेड एट अ पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ अ सर्कुलर पार्क। तो एक सर्कुलर पार्क बनाते हैं ना, देखो यहां से शेप ले लेते हैं चलो, और हमने एक सर्कल का शेप लिया, ये एक सर्कल का हमने शेप ले लिया, ठीक है। ये कलर इसका रेड आ रहा है, तो रेड नहीं लेना है हमको, ऐसा कलर लेते हैं जो आपको दिखे, तो हम लोग येलो कलर डील कर लेते हैं, ठीक है। तो चलो भाई, ये हमारा एक सर्कल बन गया, बहुत है ना, सबको दिख रहा है सर्कल, ओके। अब हम हमारे पेन को ले लेते हैं। अ पोल हैज टू बी इरेक्टेड एट अ पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ अ सर्कुलर पार्क ऑफ डायमीटर 17। इस सर्कल का डायामीटर कितना है, 17, है ना। यूनिट तो दे रखी होगी 17 मीटर, ठीक है। in such a way that the differences of its distance from two diametrically opposite fixed gates where the pole is to be erected। ये जो फिक्स्ड गेट के बाद बेटा जो डिस्टेंस दे रखे, डिस्टेंस फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्स्ड गेट्स इज 7 लिख लेंगे, है ना।
इज 7। ठीक है, डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द टू डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्स गेट कितनी है? 7 है। ऐसा अपन को ये दे रखा है, इसमें ये यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, बट ये कितना है? 7 है। अब सुनो, यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे एक पोल हमने लगा दिया, यहाँ पे एक पोल को हमने ऐसे गाड़ दिया। अब सुनो क्या बोल रहे हैं कि पोल हैज टू बी इरेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ बाउंड्री, ठीक है, और इसका डायामीटर कितना है? 17। अब इस पोल की डायमेट्रिकली अपोजिट जो पॉइंट्स हैं वहां से जो दोनों डिस्टेंस है ना, उनमें डिफरेंस कितना है? 7 का डिफरेंस है। तो नाउ आई एम टेकिंग अ डायामीटर, मैं एक डायामीटर जो अपन को बोला है डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्स्ड गेट्स, तो यहां से हम लोग एक लाइन ले रहे हैं और इस लाइन को हम लोग यहाँ पे बना देते हैं और इसका कलर हमने मान लो वाइट ले लिया। ठीक है, तो ये हमारी लाइन हो गई। ठीक है बेटा, ये डायामीटर जैसा लग रहा है ना, हाँ एकदम बीच में ले लिया, ये हमारी लाइन हो गई। ठीक है, अब सुनो, ये हमारा मान लो ए पॉइंट है, ए गेट हो गया और ये हमारा बी गेट हो गया। अब बोलना क्या चाहता है, यहां से डिस्टेंस और ये जो डिस्टेंस है ये दोनों का डिफरेंस कितना है? 7। तो अगर मैं इसको x लूंगा तो ये क्या हो जाएगी? x प्लस 7 हो जाएगी। अब बोलो सर x माइनस 7 ले ले, बात बराबर है दोनों में, क्योंकि दोनों का डिफरेंस तो कितना है? 7 ही है। अब आपको पता है दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कौन बनता है? हाफ सर्कल का एंगल क्या होता है? 90 डिग्री। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हुआ कि नहीं हुआ? और ये जो डायामीटर है वो कितना है बेटा? 17 मीटर का। तो हम लोग यहाँ पे कौन सा रूल लगा सकते हैं? एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ये कौन सी थ्योरम है बच्चा लोग? पाइथागोरस थ्योरम है। कौन सी थ्योरम है? पाइथागोरस। तो 17 का स्क्वायर इज इक्वल टू बी, कोई भी ले लो, पी कोई भी ले लो चलेगा, बिकॉज यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्री डील नहीं कर रहे हैं। तो x प्लस 7 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा? 289 हो जाएगा, है ना। ये कितना हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। अब इसको प्रॉपर इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो गया? 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49, और जब ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस का 289 बराबर 0। अब 2 का इसमें पूरे में डिवाइड हो जाएगा, बट पहले माइनस कर लेते हैं। तो 14x और माइनस का कितना बचेगा? देखो 289 माइनस 49, तो 289 में से माइनस का 49 करो तो 9 में से 9 गया 0, तो कितना बचा बेटा? 240 बचा। तो माइनस का 240, है ना। अब ये देखो पूरी इक्वेशन में से 2 कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो 2 को कॉमन निकाल के 0 में डिवाइड कर दो। 0 में भेज सकते हैं कि नहीं भेज सकते? तो 0 हो जाएगा। तो क्या मिलेगा हमको? एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस ये कितना हो जाएगा? 120 इज इक्वल टू 0। और अब इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे बेटा? 15 और 8, 15 और 8 का डिफरेंस 7 होता है, और मल्टीप्लाई करने पे भी कितना आएगा? 125। तो प्लस का 15 लेना पड़ेगा और माइनस का 8x लेना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया? माइनस का क्या लेना पड़ेगा? 8x, है ना। अब यहां से देखो पहला फैक्टर क्या आ गया? x प्लस 15, और दूसरा फैक्टर आ जाएगा x माइनस 8। तो x का वैल्यू यहां से कितना आया बेटा? माइनस 15, और यहां से कितना आया? x बराबर 8। अब आप सोचो ये जो है ना, नेगेटिव आंसर को नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा नेगेटिव आंसर को नेग्लेक्ट? नेगेटिव आंसर को इसलिए नेग्लेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि लेंथ जो है ना बेटा हमेशा कैसी होती है? ऑलवेज पॉजिटिव। ऑलवेज कैसी होती है? पॉजिटिव। तो इसका मतलब x का वैल्यू कितना होगा? 8। और जब x का वैल्यू 8 होगा मतलब ये 8 आया हमारा, तो फिर ये जो डिस्टेंस है ये कितनी हो जाएगी? 15 हो जाएगी, है ना। तो पोल की एक गेट से डिस्टेंस होगी 8 मीटर की, और दूसरे गेट से डिस्टेंस होगी कितनी बताओ? 15 की। अब आप इधर 8 ले लो, इधर 15 ले लो, इधर 8 लोगे तो इधर 15 आ जाएगा। बात तो बराबर है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये भी आपका एनसीईआरटी का ही सवाल है ना, ये अच्छा सवाल है और एक बार आ भी चुका है बोर्ड एग्जाम्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तो मैंने स्लाइड एक खाली ली थी सॉल्व करने के लिए। सॉल्व फॉर एक्स, मतलब इसका सॉल्यूशन निकालना है। ये वाला सवाल हम लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि उनको रूट के फैक्टराइजेशन में दिक्कत होती है ना। रूट के फैक्टराइजेशन में क्या होती है? दिक्कत। तो रूट से आपको डरना नहीं है, रूट जैसा है वैसा ही नॉर्मल नंबर है, वैसा ही रूट वाला नंबर है, तो उससे डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो हमारी इक्वेशन है √3x² माइनस 2√2x माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0। अब सोचो कि a कितना है? a है हमारा √3, b कितना है? माइनस का 2√2, और c कितना है? माइनस का 2√3। नाउ ac कितना आएगा बेटा? ac
तो √3 और √3 3 हो जाएगा, और 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6, तो -6। और b कितना है माइनस का 2√2। इसके हमको 2 टुकड़े करने हैं, है ना। तो अपन कैसे कर सकते हैं, एक टुकड़ा कर लेते हैं मान लो 3√2 और एक टुकड़ा कर लेते हैं √2, तो हो गए ना टुकड़े। कैसे हुए सर, देखो √2 तो आपका आना ही है, √2 तो आपका आना ही है, क्योंकि आलू, ये भाई आलू आलू, तो 3 आलू में से 1 आलू गया तो 2 आलू बचेंगे, और मल्टीप्लाई करोगे √2 कितना हो जाएगा 2, 3 इंटू 2 कितना हो गया 6। पर यहाँ पे बचना चाहिए माइनस का 2√2, और ये भी माइनस का 6 है, माइनस का बच रहा है, इसलिए इसको क्या ले लेंगे माइनस ले लेंगे, इसलिए इसको क्या ले लेंगे माइनस। तो अब यहां से देखो √3x² माइनस 3√2x प्लस √2x माइनस 2√3 बराबर 0। अब दो के पेयर बना लेते हैं। तो यहां से देखो क्या पेयर बनेगा, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है बताओ, x कॉमन आ रहा है और √3 कॉमन आ रहा है, तो √3 और x। अब आप बोलो सर √3 हमको तो दिख नहीं रहा, बेटा 3 के अंदर 2 √3 छुपे हो रहते हैं ना, तो एक √3 निकल गया, तो यहां से क्या बचा x माइनस √3 और √6, है ना, x माइनस √6, ऐसा ही बचेगा कि नहीं बचेगा, हाँ √3 और √2। और यहां से क्या बचेगा, देखो यहाँ पे 2 √2 छुपे हैं, √2 और √2, तो √2 कॉमन आ गया, तो यहां से बचा x माइनस √6। समझ आया। और अब हमारे दो फैक्टर क्या क्या हो गए, पहला फैक्टर हो गया x माइनस √6 और दूसरा फैक्टर हो गया √3x प्लस √2, √3x प्लस √2। और अब आपको उसके सॉल्यूशन निकालने हैं, तो सॉल्यूशंस के लिए क्या हो जाएगा, x माइनस √6 बराबर 0 और √3x प्लस √2 बराबर 0। तो यहां से क्या आया बेटा, x बराबर √6, और यहां से क्या आया, x बराबर माइनस √2 अपॉन √3, है ना। तो ये इसके दो क्या आ गए बेटा, सॉल्यूशंस आ गए। तो रूट में आपको घबराना नहीं है, रूट को आप तसल्ली से सॉल्व करो। एक बार दोबारा देखो, ए बी सी हमने अलग अलग कर लिया, ए सी निकाल लिया। अब ए सी निकालने के साथ साथ हमको पता चला कि ए सी तो 6 आया, क्योंकि √3 कितना हो गया 3, 3 इंटू 2 कितना हो गया 6। तो इसका मतलब बी के टुकड़े भी ऐसे करो जिनको करने से हमको 6 मिलना चाहिए और 2√2 बचना चाहिए। तो √2 तो है ही हमारे पास, तो √2 की टर्म्स में तो फैक्टर होंगे ही, तो 3 को इंसर्ट करना पड़ेगा। तो 2 ये कितना है बताओ, ऐसे सोचो कि ये 2 आलू है, कितने आलू हैं 2 आलू, है ना, आलू का मतलब √2, तो 3 √2 ले लो और एक √2 ले लो, मल्टीप्लाई करोगे तो 6 तो आने ही वाला है, और 2 आलू हमारे बच ही जाएंगे। तो देखो बताओ फैक्टराइजेशन समझ में आया, इस तरह से थोड़ा सोच सकते हो, है ना, ठीक है कि नहीं, क्लियर हो गया। तो ये इतना आज अपन इतना ही करने वाले हैं। इसके बाद जो है ना, अभी एक और लेक्चर लूंगा मैं टाइप 2 के सवालों का, अभी एक और लेक्चर लेने वाले हैं। बट अभी आप क्या करोगे ना, एनसीईआरटी का जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करना चालू करोगे, कौन सा 4.2 को सॉल्व करना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है ना। तो सॉल्व करना स्टार्ट कर दोगे, जिससे तुम्हारा कोई डाउट आएगा तो वो मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना, तो मैं उसको रिजॉल्व कर दूंगा। फिर एक लेक्चर में अभी और क्वेश्चंस भी कराने वाले हैं, फिर हम लोग टाइप 3 वी विल स्टार्ट टाइप 3। टाइप 3 एक पर्टिकुलर टॉपिक है जिसमें से हर साल सवाल बनते ही हैं, है ना, जो कि डिस्क्रिमिनेंट मतलब क्वाड्रेटिक फॉर्मूले पे बेस्ड होगा, ठीक है। तो तब तक ये लेक्चर्स देख के अपना पढ़ाई चालू रखो, समझते रहो, है ना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और कोई भी दिक्कत हो कोई भी डाउट हो तो वो कमेंट कर देना। चलो बाय बाय, थैंक यू।